Hello students, welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with some important topics for class 9 students, and this is for the first time that I have brought some good materials for class 9 students, है ना। मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्लास 9 के लिए भी और 10 के लिए भी जो अच्छा आपका जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा केमिस्ट्री का, वो भी आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। तो नाउ द टाइम हैज़ कम। देखिए क्लास 9 का जो है हमने आज लाया है स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो जो कुछ भी केमिस्ट्री में हमको पढ़ना रहता है जनरली वो है क्या? वो है स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करना है। और वो कंपोजिशन मैटर का क्या होता है वो आपको क्लासिफिकेशन से भी पता चलेगा। ऐसे तो आप सब जानते हैं कि मैटर का जो कंपोजिशन होता है मेनली एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस होता है, लेकिन मैटर को किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे ये जो है ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के लिए, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले मैटर। ठीक है, आप जानते हैं कि मैटर के लिए जो सिंपल डेफिनेशन हुआ करता है वो यहाँ भी होगा, आप पहले भी पढ़े थे, आज भी उसको पढ़ लेना है। वो क्या है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स या एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, है ना। मतलब जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका कुछ न कुछ मास हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैटर हो गया। लेकिन इस मैटर से हम लोग जो है सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब ये सब्सटेंस क्या होता है? देखिए कभी मैटर को सब्सटेंस बोल देते हैं, सब्सटेंस को मैटर बोल देते हैं, लेकिन दरअसल इस दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है? तो ये जो सब्सटेंस है वो कहता है कि एनी मैटर अंडर स्टडी, मतलब जिस मैटर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि स्पेसिफाइड मैटर। स्पेसिफाइड मैटर का मतलब ही हुआ द मैटर अंडर स्टडी, द मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब इस सब्सटेंस को जो है आप देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और वो पार्ट क्या है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस और एक हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसका कंपोजिशन जो भी होगा वो वैरी नहीं करेगा, फिक्स्ड कंपोजिशन में होगा। ठीक है, तो वो प्योर हो जाएगा। और जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब कंपोजिशन का मतलब वहां पर रेशियो प्रोपोर्शन से हो जाता है। कहने का मतलब प्योर सब्सटेंस में जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स का रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो फिक्स्ड होगा। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में जो कंस्टिट्यूएंट्स होगा, है ना, उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होगा, इनडेफिनिट होगा।
तो उसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। देखिए, पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका ये हो जाता है एलिमेंट में, और दूसरा जो होता है ये होता है कंपाउंड में। ठीक है, तो एक हुआ एलिमेंट और दूसरा हुआ कंपाउंड। अब पहले प्योर सब्सटेंस को थोड़ा आगे तक कर लेते हैं, फिर इम्प्योर सब्सटेंस में आगे बढ़ेंगे बारी बारी से। तो देखिए, एलिमेंट जो है आप जानते हैं कि इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। तो एटम जो है वो भी आप जानते हैं कि एटम जो है वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर ही होता है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जिसको हम धीरे धीरे लास्ट तक लाएंगे कि कैसे एटम आया, कैसे मॉलिक्यूल आया, कैसे आयन्स आया, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट का डेफिनेशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सम अदर सब्सटेंसेस, या फिर विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एक ही चीज है, दोनों ही डेफिनेशन सेम है, और वो जो है क्या हुआ, एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट होते हैं ये 118 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब इस 118 एलिमेंट्स में से, जैसे ये देखिए यहीं पर हम लिख देते हैं 94 जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। कहने का मतलब जो अर्थ में मिल सकता है। ठीक है, और इसमें जो बाकी 118 में कितना बच गया, देख लिए 24 बच जाता है। तो 24 जो है वो हो जाता है आर्टिफिशियल, जिसको सिंथेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कितने जो है नेचुरल एलिमेंट्स है और कितने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, तो आप बतला सकते हैं कि 94 नेचुरल एलिमेंट्स है और 24 जो है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, जिसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो 94 है वो नेचुरली ऑकरिंग होता है, नेचर में मिलता है। तो ये एलिमेंट के लिए हो गया। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है इसका डिवीजन हम लोग 3 तरह से करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, पहला जो होता है वो होता है मेटल, दूसरा जो है ये होता है नॉन मेटल, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल है ये कहता है कि 80% ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो लगभग आप इसमें देख लीजिए कि पूरे में 90 के आसपास जो होंगे वो मेटल्स होते हैं, नियरली। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अराउंड जो है 90 एलिमेंट्स जो होंगे, 91 जो है वो आपके मेटल्स में होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड जो होते हैं वो देखिए ऐसे प्योर मेटलॉइड तो 6 ही है, लेकिन फिर भी इसमें जो है 6 to 8 लिखा हुआ है ना, ये मेटलॉइड होते हैं। अब मेटलॉइड में क्या क्या आएंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बाकी कितना बच गया 118 में, देखिए ये हो जाएंगे आपका, ये नियरली जो है 18 to 20 एलिमेंट्स जो होंगे ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि ये
जो आपका मेटल्स है, ये तो सबसे ज़्यादा जो है पार्ट को कवर करता है। एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा पार्ट क्या है? मेटल्स है ना। नियरली 80% ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स में जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए 18 to 20 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स में आते हैं, और मेटलॉइड में 6 to 8 एलिमेंट्स आते हैं। अब इस मेटलॉइड में क्या क्या आता है वो मैं आपको ऐसे बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये बोरोन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, इसके बाद आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, देखिए आर्सेनिक, फिर जो है जर्मेनियम हो गया, है ना। इसके बाद देखिए कहता है कि टेलुरियम हो गया, ये सब नाम जो है आप आगे के क्लास में जो है 11, 12 सब में सुनेंगे। आपको तो ज़्यादा मतलब बस इससे होना चाहिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब ज़्यादा आपका सुना हुआ है। लेकिन ये देखिए आर्सेनिक भी है, टेलुरियम भी है, और भी जो है इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब तक जो है आप ETC कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका और भी 6 to 8 जो है आपका मेटलॉइड होगा, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो तो आपने सुना हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब जो नाम है, देखिए ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये देखिए फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट। हैलोजन्स, यहाँ पर हम लोग हैलोजन्स दे दें। हैलोजन्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ जाएंगे। ETC कर दीजिए, ये सब नॉन मेटल्स हो गए। अब बाकी जो बचते हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आप जो है जान गए। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या होता है? देखिए कहता है कि इट इज ए प्योर सब्सटेंस which is made up of atoms in their fixed ratio। मतलब कंपाउंड्स जो बनेंगे, है ना, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे। तो कंपाउंड इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स इन देयर फिक्स्ड रेशियो। तो ये जो है देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कंपाउंड्स में तो बहुत कंपाउंड है, ये यहाँ दीजिए लैक्स ऑफ कंपाउंड, लैक्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ढेरों कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए आपके पास में एलिमेंट 118 ही है, लेकिन कंपाउंड्स कितने हैं? लैक्स ऑफ कंपाउंड। अगर आप बात करते हैं तो 50 लाख से ऊपर तक जो है कंपाउंड्स है आपके पास में, इतने ही एलिमेंट से बना हुआ, ठीक है। तो कहता है कि ये लैक्स ऑफ कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट उसमें होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आप H2O लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कुछ भी लीजिए कंपाउंड के फॉर्म में लीजिए, जो भी कंपाउंड होगा उसमें ये जो आप देख रहे हैं 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा वाटर में। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटम कार्बन और 2 एटम्स ऑक्सीजन जो रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो इसीलिए कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं। इनका जो है सर्टेन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है।
होता है। यहाँ भी एलिमेंट का भी जो प्योर है तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये सब सारे कंपाउंड्स हो गए। अब ये देखिए, ये इम्प्योर में पहले आ जाते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इम्प्योर सब्सटेंस में आइए। इम्प्योर सब्सटेंस के लिए तो मैंने आपको बताया कि इम्प्योर सब्सटेंस जो है इट इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन देयर इनडिफिनिट रेशियो। कहने का मतलब कंस्टिट्यूएंट्स का रेशियो इसमें फिक्स्ड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। देखिए, पहला होगा आपका सॉल्यूशन, दूसरा होगा कोलोइड, और तीसरा जो होगा वो होगा सस्पेंशन। देखिए, सस्पेंशन। तो इम्प्योर सब्सटेंस is of three types. One is solution, then colloid, and third one is suspension. ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के लिए तो आप जानते हैं कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका होमोजीनियस। ये जो है होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस। ठीक है, और ये जो दोनों है ये दोनों ही हो जाएंगे हेट्रोजीनियस। क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। तो इम्प्योर सब्सटेंस में इनफैक्ट जो है मिक्सचर आएंगे। क्या आएंगे? मिक्सचर। देखिए यहाँ पर एक कॉलम आप बना सकते हैं चाहे तो, ये देखिए इससे आएगा मिक्सचर, और ये मिक्सचर जो है इनफैक्ट थ्री टाइप्स में, है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर बोलेंगे, मतलब मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन देयर इनडिफिनिट रेशियो। ये तो बोल ही सकते हैं। तो यही मिक्सचर जो है आपके तीन तरह से हो गए, सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन है, और क्लास 9 में ये सब पढ़ना भी है। तो देखिए यही मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में सॉल्यूशन आ जाता है और हेट्रोजीनियस में क्या आता है? कोलाइड और सस्पेंशन आता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में कहता है कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कहने का मतलब आपको तो जनरली दो कंपोनेंट का ही मिक्सचर पढ़ना होता है ज़्यादातर, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर दो से अधिक कंपोनेंट भी होता है। लेकिन आपको पढ़ना जो है वो दो ही कंपोनेंट का पढ़ना है, चाहे वो सॉल्यूशन हो, कोलाइड हो या सस्पेंशन हो। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन के लिए आप क्या कहेंगे कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो टू कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये टर्म जो होमोजीनियस आया, इसका क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि बोथ द कंपोनेंट्स आर वेल मिक्स्ड विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे में पूरी तरह से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो वहां जानते ही हैं दो कंपोनेंट जो हम लेते हैं तो एक कंपोनेंट का क्वांटिटी कम होता है जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा वो वेल मिक्स्ड होगा। देखिए सॉल्यूट जहां पर ये क्या होगा?
लेस क्वांटिटी, ठीक है, इज वेल मिक्स्ड विथ सॉल्वेंट। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा, और ये होगा लार्ज क्वांटिटी। ये याद रखना है ना। तो आपको जो पढ़ना है वो लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग फर्दर सॉल्यूशन को अगर आगे बढ़ाएं तो आपको सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आपके पास में 3 तरह का जो है सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट जो है देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट जो होगा ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम सॉल्वेंट लेना चाहते हैं तब तो आपका सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी लिक्विड। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। अब इस लिक्विड में भी हमारे पास में लिक्विड बहुत है, वाटर ही नहीं बल्कि वहां पर आप बेंजीन ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए, ये सब के सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये भी सॉल्वेंट होते हैं। तो जब भी सॉल्वेंट की बात होगी तो आप जानते हैं कि 95% सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। 95% सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। और 5% सॉल्वेंट जो होगा वो जो मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, मतलब अदर देन वाटर जो है वो 5% होगा, ठीक है। तो ज्यादातर आपको सॉल्वेंट में क्या यूज करना है, वाटर ही यूज करना है, ठीक है। ऐसे भी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू डिसॉल्व मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट। मतलब अपने में ये अधिक से अधिक सब्सटेंस को क्या करता है, डिसॉल्व करवाने की क्षमता रखता है ना, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है, ठीक है। यही अब आप जब 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए और भी वाटर का प्रॉपर्टीज हम लोग वहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी ऐड करेंगे तो आपके लेवल के लिए है नहीं, आपसे आपके ऊपर लेवल के लिए है ना। तो इसीलिए जो है अभी हम लोग वो बात नहीं करेंगे, आपके लेवल के लायक जो है वही हम बोलेंगे कि बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू डिसॉल्व मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट, इसीलिए जो है वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिल जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए ना शरबत का, आप तो जानते ही हैं शरबत गर्मी में पीते ही हैं आप लोग। तो उसमें क्या है कि उसको पहले मिलाते हैं आप। जैसे सपोज कीजिए कि आपने ग्लास में जो है वाटर लिया और उसमें कुछ जो है 1 टीस्पून जो है आपने वो शुगर ले लिया और उसको क्या किया, वेल मिक्स्ड किया। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने चीनी लिया और फिर पीना शुरू कर दिया। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, लगेगा आपको कि ऊपर से पानी पी रहे हैं फिर नीचे से चीनी खा रहे हैं, तो वो होगा नहीं। उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, वेल मिक्स्ड करना पड़ेगा। और जैसे ही बढ़िया से मिक्स कर देंगे तो आपको चीनी का कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वो मतलब इवन ए सिंगल पार्टिकल ऑफ शुगर यू कांट फाइंड, यू कांट सी थ्रू नेकेड है।
तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे वो पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो उस तरह से वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है ना। मतलब फिर आप उसको ऊपर से पिए या बाद में पिए, जैसे भी हो, या बीच वाले पोर्शन ले लें या नीचे का पोर्शन ले लें, है ना। ईच पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विल गिव यू द सेम टेस्ट। अगर शरबत लेते हैं तो उसका सेम टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, उसका भी जो सॉल्टी टेस्ट होगा अच्छा से मिला हुआ रहेगा, तो हर एक पार्ट जो है आपका सेम टेस्ट देगा, स्वाद देगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन की बात। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका ढेरों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हमारे ढेर सारे वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, जैसा कि अभी अभी हमने बोला कि ग्लूकोज ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, है ना। आप जो है सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए, सब के सब जो है, सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, सब के सब वाटर में डिजॉल्व करेगा। तो एक जगह आपको वो भी हम जो है तैयार करके दे देंगे कि कितने सॉल्ट जो होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे और कितने सॉल्ट जो होंगे वो वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वो सब का भी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन की बात। अब आते हैं हम लोग कोलाइड और सस्पेंशन में। तो देखिए, कोलाइड और सस्पेंशन, देखिए कोलाइड जो होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइड होता है। उसमें होता क्या है कोलाइड वाले में कि ये जहाँ सॉल्यूट आप दिए हैं, है ना, तो सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस जो वहाँ होगा वो उसमें पार्शियली डिसॉल्व करेगा। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं करेगा सॉल्यूशन की तरह, क्या करेगा, पार्शियली डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड बोलेंगे। और उसका जो दो कंपोनेंट होगा उसका नाम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होगा। जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात होगी तो वो सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट होगा। हाँ, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट हो सकता है और वो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट का नाम वहां पर होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है। क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज। तो ये जो आपका कोलाइड है, कोलाइड के लिए देखिए हमारे पास में दो कंपोनेंट होगा, एक का नाम होगा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, जिसको आप ये लिख सकते हैं कि सॉल्यूट लाइक बोल सकते हैं। सॉल्यूट है नहीं लेकिन सॉल्यूट के जैसा हो सकता है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा जो होता है वो होता है डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो इसको कौन सा लाइक बोलेंगे, सॉल्वेंट लाइक बोलेंगे। तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट लाइक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्सन मीडियम में वो पार्शियली डिसॉल्व होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। कंप्लीटली डिसॉल्व सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें भी ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, देखिए गम हो जाएगा, गम जो नाम सुने हैं, गोंद, है ना। इस तरह का ये जो है आपका कोलाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी ढेर सारे कोलाइड है तो वो आपको मिल जाएगा, बुक में भी ढेर एग्जाम्पल आप देख लेंगे। लेकिन मीनिंग वही है कि डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट लाइक होगा और सॉल्वेंट लाइक जो होगा उसका नाम होगा डिस्पर्सन मीडियम। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड, तो क्या देंगे, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप सॉल्यूट लिख दें और सॉल्वेंट लिख दें, उसका नाम देना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसका नाम क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोलॉइड हो गया। और सस्पेंशन जो होता है वो भी जान रहे हैं कि मिक्सचर ही है, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या होता है
कि ये जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होता है वो बिल्कुल ही सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट में डिसॉल्व नहीं करता है। तो यहां बोल सकते हैं कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट does not dissolve in solvent like component, solvent like component। अब देखिए इसमें क्या है, अब तो ये डिसॉल्व करता ही नहीं है सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, तो ये क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल कंपोनेंट। और किसमें, तो वहां सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट जो हुआ वो अदर कंपोनेंट हुआ जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट है, तो वो अदर सॉल्वेंट में, मतलब अदर सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट में वो डिसॉल्व नहीं करता है। अब जैसे ढेर सारा एग्जाम्पल आपके पास में है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सैंड प्लस वाटर ले लीजिए, चॉक पाउडर, देखिए चॉक पाउडर प्लस वाटर ले लीजिए। देख रहे हैं बहुत जगह हम लोग केवल वाटर ही लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 95% जो होगा लिक्विड वो हम लोग वाटर ही यूज करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई सॉल्यूशन वाटर में बनेगा तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर कोई सॉल्यूशन वाटर में नहीं बनेगा तो उसको हम लोग किसी दूसरे सॉल्वेंट में बनेगा तो उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। वो भी आपको हम बतला देंगे, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, वो बाद में बता देंगे। तो देखिए ये सस्पेंशन हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 और 3 प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देखिए, सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी आपको मालूम हो गया कि सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व करेगा सॉल्यूट जो है होगा, और कोलाइड में क्या होगा, डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्सन मीडियम में पार्शियली डिसॉल्व करेगा, और सस्पेंशन में जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है वो बिल्कुल सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट में डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है जनरली उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। तो वो सेडिमेंट जो होता है दैट बिगिंस टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अगर उसको कितना भी आप मिक्स करने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने चॉक पाउडर लिया, है ना, सैंड लिया, वाटर में मिलाया, और उसको कितना भी मिला दीजिए, इफ यू अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम, वो क्या होगा, दैट सेडिमेंट्स बिगिन टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मतलब वो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है वो नीचे में, है ना, वो जो है कंटेनर के नीचे में जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो फिर से वैसे ही आपको ऊपर से क्लियर सॉल्यूशन लगेगा और नीचे में आप यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट थ्रू नेकेड आई, आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो साइज ऑफ द सॉल्यूट होगा इन सॉल्यूशन वो बहुत ही स्मॉलर होगा, सबसे कम छोटा होगा। इसके बाद जो होगा थोड़ा बड़ा होगा कोलाइड में, जो डिस्पर्स फेज का साइज होगा, और सस्पेंशन में जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो कभी कभी साइज के हिसाब से देखिए कहता है कि ये 1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच में इसका साइज होता है। देखिए किसका, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंपोनेंट का। ठीक है, और ये जो कोलाइड वाला होता है वो देख लीजिए, वो कहता है 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच, 10,000 एंगस्ट्रम के बीच में इसका साइज होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है सस्पेंशन का जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसका साइज जो होता है, पार्टिकल साइज,
वो होता है मोर देन 10,000 एंगस्ट्रम। अब 10,000 एंगस्ट्रम से जो बड़ा होगा वो किस फेज में चला जाएगा? सस्पेंशन के फेज में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है, अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे कोलाइड का प्रॉपर्टी होगा, टिंडल इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, ब्राउनियन मूवमेंट होगा, वो सब तो थ्योरेटिकली है, वो आप पढ़ लेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सबसे जरूरी है इस बेसिक चीज़ को जानना, क्योंकि ये अगर आपको मालूम नहीं रहेगा, बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो फिर आगे आप याद भी करेंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे। कहीं का डेफिनेशन कहीं में सेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसको क्या करना होगा? अच्छी तरह से, है ना, पढ़ करके लिख करके याद रख लेना होगा। और ख़ास करके बार बार जो ये देखिएगा केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आराम से घर बैठे देखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री चैनल है अभी ये सब। ठीक है, तो आराम से आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपका मैटर के बारे में हुआ। और एक लास्ट जो हम आपको देने वाले हैं, वो हमने पहले भी बोल दिया है, लेकिन थोड़ा सा अभी और बोलेंगे। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, मतलब ये पूरे मैटर का जो कंस्टिट्यूएंट्स है, वो देखिए ये क्या है। ये कंस्टिट्यूएंट्स 3 ही होते हैं, ध्यान दीजिए। क्या क्या होते हैं? एटम होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वो आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यही 3 चीज जो है आपको बार बार केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा और उसी के बारे में जानकारी लेनी होगी। देखिए, एटम से मॉलिक्यूल बनता है और एटम से आयन भी बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ठो ये बना लीजिए। देखिए, एटम को हम लोग मिलाएंगे, है ना, एटम से क्या बनेगा? बोलिए। मॉलिक्यूल। एटम से दोनों चीज बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एटम से हम लोग मॉलिक्यूल भी बना लेंगे और मॉलिक्यूल से, मतलब ये एटम से आयन भी बनेगा। तो आयन कैसे बनता है? बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम बाद में आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए आप कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, यहाँ के लिए, मैटर के लिए। तो वो हो गया आपका एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा। व्हेन 2 or more atoms combine together to form molecule, या ए मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms। तो आपका एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो गया। और आयंस क्या बोलेंगे? चार्ज्ड स्पेसीज आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, एंड दीज आयंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो कैटाइन बनेगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज होगा, जो हम अलग से आपको बताएंगे। और उसके लिए चैप्टर आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है क्लास 9 में, जिसमें हम डिटेल में आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में जानकारी देंगे। तब तक ये जो कुछ भी हमने बेसिक्स आपको दिया, इसको जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने रफ पर कभी कभी लिख लीजिएगा, फेयर पर तो नोट कीजिएगा ही, लेकिन प्रैक्टिस जब करेंगे तो रफ पर ही प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा कि हमेशा आपको जो है वो याद रहेगा। एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं होगा आपका, एग्ज़ाम के समय में, है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो विद दिस फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं आगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये सारा जो है आप अपडेट करके रखेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।